Hello everyone, my name is Venkatesh and here I am going to explain you about sociology. मित्रों चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कल हमने समझ लिया था कि सोशियोलॉजी में कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व होती हैं और कैसे कैसे सोशियोलॉजी मूव होती है, सोसाइटी कैसे इमर्ज होती है, कैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं और एक सोशल चेंज कैसे आता है सोसाइटी में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ये सेकंड वीडियो लेक्चर है, इसमें आपको सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस, साथ ही दो थिंकर्स जो हैं प्लेटो और सोक्रेटिस, उनके बारे में बताया जाएगा। ये थिंकर्स जो हैं पॉलिटिकल साइंस में भी इम्पॉर्टेंट हैं और सोशियोलॉजी में भी इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस की बात करते हैं। सोशियोलॉजी स्टार्ट विद द कॉमन सेंस बट गो बियॉन्ड द एनालिसिस सोशल रियलिटी विद सोशल इंसाइट। कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी जो स्टार्ट होती है वो कॉमन सेंस से स्टार्ट होती है बट इसके आगे जाती है और एक सोशल इंसाइट को डेवलप करती है। इसके आगे ह्यूमन बीइंग्स आर एंगेज इन द ट्रांजैक्शन ऑफ बिहेवियर वाया लैंग्वेज, साइंस एंड सिंबल्स। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो एंगेज रहते हैं बिहेवियर के ट्रांजैक्शंस में। जैसे एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम था टेलकॉट पार्सन एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम अ स्कूल ऑफ फंक्शनल पर्सपेक्टिव। प्रकारवाद के सिद्धांत में ये इवॉल्व हैं, मतलब लिंक्ड हैं वहाँ से। पहले तो इमानुएल डुर्कheim थे, उसके बाद जो है टेलकॉट पार्सन है। तो टेलकॉट पार्सन क्या कहते हैं? टेलकॉट पार्सन सोशल एक्शन की बात करते हैं। अब सोशल एक्शन क्या है? जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे दो कार मूव हो रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में और वो एक मिडिल पॉइंट पर मीट होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहले कार का जो ड्राइवर होता है अपने हेडलाइट को ब्लिंक करता है तो उससे दूसरे कार वाला अपनी हेडलाइट से समझ जाता है देख के कि वो पास मांग रहा है। तो ये क्या एक प्रकार का सोशल एक्शन है। अब सोशल एक्शन में क्या होता है कि अगला जो बंदा है वो या तो सिंबल के तरीके समझेगा, या तो लैंग्वेज से इंट्रैक्शन होगा, या फिर साइन से होगा। तो यहाँ पे जो था हम एक सिंबल जो था उसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे बाय द हेडलाइट ब्लिंकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी इज कंस्ट्रक्टेड बाय सोसाइटी ऑफ विच ही इज अ पार्ट। सोशल बीइंग, तो एक आइडेंटिटी का जो टैग है वो सोसाइटी जनरेट करती है एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के लिए, उसकी आइडेंटिटी के लिए। जैसे कि कारपेंटर। अब कारपेंटर क्या है? उसका काम है कारपेंटिंग का काम जो है कारपेंटर का है, तो वो एक उसका टैग लाइन हो गया। या ब्लैक स्मिथी शॉप में जो लोहे का काम होता है, आयरन को मॉडिफाइड करके जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो वो उसका एक टैग लाइन हो गया है, टैग हो गया कि हाँ ये व्यक्ति इस चीज़ कार्य से संबंधित है। अब कह रहे हैं कि गुड सोसाइटी जो होती हैं इसमें इंडिविजुअल कमिटेड होते हैं सोसाइटी में। अब गुड सोसाइटी की परिभाषा ये है कि सोसाइटी कमिटेड हो इंडिविजुअल के लिए और इंडिविजुअल कमिटेड हो सोसाइटी के लिए, एंड दे बोथ गाइडेड बाय द रूल्स। जो भी सोसाइटी के रूल्स हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, उनसे वो गाइड होगा, कमिटेड होगा सोसाइटी से इंडिविजुअल, और सोसाइटी जो कमिटेड होगी इंडिविजुअल से। तो दे आर बोथ आर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्टिसिपेटिव सोसाइटी। आइडियोलॉजी गिव्स डायरेक्शन टू द सोशल चेंज। अब देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजीज होती हैं और उन्हीं आइडियोलॉजी पे सोसाइटी जो होती है और उसके जो सोशल चेंज होते हैं, रिफॉर्म्स होते हैं, और वो चेंज जो होता है चलता रहता है। एम्परर्स कॉन्कर द टेरिटरी एंड पीक्स कॉन्कर द माइंड्स। एम्परर जो होता है टेरिटरी को एक्वायर करता है और पीक्स जो होते हैं माइंड को एक्वायर करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रिटिशर्स थे हमारे समय में। तो ब्रिटिशर्स जब आए यहाँ पे तो वो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश करने। उसके बाद यहाँ के लोगों पे उन्होंने शासन भी किया। अब धीमे धीमे जो था स्टेट्स को एक्वायर करना चालू किया, डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट लेके। उसके बाद उन्होंने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को एबॉलिश किया, ख़त्म किया एक तरीके से, एक सलीके से, और यहाँ की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी उसको ख़त्म किया ताकि वो वहाँ के लोगों का माइंड कॉन्कर कर सकें। आप कभी भी इतिहास में देखेंगे तो कोई भी रूलर हो, जब भी वो वहाँ की टेरिटरी एक्वायर्ड करता है तो सबसे पहले वहाँ की जो सिविलाइजेशन होता है उसको ही हर्ट किया गया है,
उसको ही डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि आप वहाँ के लोगों का कॉन्कर कर सकें, उनके माइंड को कॉन्कर कर सकें, तभी वो आपके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे और वहाँ पे संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब गोल्डन एज की बात हो रही है। गोल्डन एज में क्या होता था? ऑल सोसाइटी ग्लोरीफाई एंशियंट। जो सोसाइटीज़ होती हैं वो अपना जो एंशियंट टाइम होता है उसको ग्लोरीफाई करती हैं। लेस पॉपुलेशन, फ्रेटर्निटी, क्लोज कॉन्टैक्ट, नॉलेज, हैप्पीनेस, नो पॉवर्टी, नो मॉडर्न प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या था? लेस पॉपुलेशन होती थी, क्लोज कॉन्टैक्ट होता था, नॉलेज शेयरिंग होती थी, इसके अलावा एक हैप्पीनेस थी सोसाइटी में, और कोई पॉवर्टी नहीं होती थी क्योंकि ऑब्वियस है लेस पॉपुलेशन है तो जो रिसोर्सेज हैं वो ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर ह्यूमन बींग्स, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स जैसे आज आप देखते हैं प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की है, ट्रैफिक कंजेशन की है, ये सारी प्रॉब्लम उस समय नहीं होती थी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत लेस थी और बेसिकली वो रिवर्स वगैरह के साइड पे ही बसते थे। जो भी पुरानी ओल्ड सिटी अगर आप देखेंगे तो वो पुरानी सिटी जो हैं किसी रिवर्स के पास, ताकि वाटर की अवेलेबिलिटी हो पूरी। अच्छा, लैंड और सॉइल जो हो वो प्रॉपर उपजाऊ हो। जैसे अभी आप देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो रिवर का है, इसी पे मोस्टली ओल्ड एंशियंट सिटीज़ बसी हुई हैं क्योंकि यहाँ क्या था? एक तो एलोवेबल सॉइल थी जिससे ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होता था खेती का, और इसके अलावा वाटर की अवेलेबिलिटी थी, इजी वाटर अवेलेबल हो जाता था। तो मोस्टली जो सोसाइटीज़ हैं, सिविलाइजेशन है, वो नदी के किनारे ही बसी हों, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या अभी की जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स के पास पे जो बसी हुई हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। इंडियन मॉडर्निटी। अब इंडिया में जो मॉडर्निटी आई है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? ब्रिटिशर्स आए थे। ब्रिटिशर्स में लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक, ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश किया। मॉडर्निटी में फिर लॉ, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व किया। लॉ में आपका जैसे 73 का एक्ट है, चार्टर एक्ट कहते हैं उसे, जिसमें कलकत्ता में जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये क्या था कि एक लॉ इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया, इसके अलावा पुलिस को इस्टेब्लिश किया गया और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया। अब जो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे वो हमारे पहले इंडियन ICS एग्ज़ाम्स को पास करने वाले थे। उस समय IAS जो होता था वो ICS एग्ज़ाम कहलाता था, और वहाँ पे इन्होंने इसे क्लियर करके पहले IAS ऑफिसर बने थे। इसके अलावा फिर नेहरू इरा आया। नेहरू इरा में क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। फिर मॉडर्निटी में जो टेक्निकल एडवांसमेंट हुए वो कुछ हुए थे। इसके अलावा 91 सेंचुरी जिसमें मनमोहन सिंह की सरकार थी, 91 और 92 में इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत सारे हुए थे जो उन्होंने बजट पेश किया था, जिसमें लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया और आपका FDI के कई रास्ते खोले गए ताकि जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में बढ़ाया जा सके और इकोनॉमिकली इंडिया को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इसके अलावा पावरफुल पीपल मैनिफेस्ट एक्शन, पावरलेस पीपल सिंपली रेज देयर वॉइस। अब जो पावरफुल पीपल्स होते हैं वो एक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे स्टेट है तो सारी पावर तो स्टेट के पास होती है मोस्टली। अब वो कोई एक्शन परफॉर्म करती है तो पीपल उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। मे बी वहाँ पे संघर्ष हो सकता है और एक काइंड ऑफ स्ट्रगल कह सकते हैं उसे, और या फिर होगा उसे अपोज करें या फिर एक्सेप्ट कर लें, जो भी होगा वो वॉइस रेज करके बताएंगे उसको। इसके अलावा फिर चलते हैं, अब यूरोप में मॉडर्निटी कैसे आई थी। यूरोप में जो मॉडर्निटी आई उसमें सोशल चेंज की बात करते हैं। मॉडर्न जो है लैटिन वर्ड से आया है मोडोस से। अब मोडोस का मतलब होता है थिंकिंग ऑफ न्यू डिफरेंट एबिलिटी। Modernity is a kind of thought, novel, progressive, opposing the thought of traditional. It's comparative, not fixed. It's dynamic, time, context, specific. तो ये एक तो मोडोज वर्ड से निकला हुआ है। दूसरा क्या है, ये एक प्रोग्रेसिव इवेंट है। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में इवॉल्व हुआ है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और इसके लॉज भी फिक्स नहीं है, कोई स्टैटिक लॉ नहीं है। ये टाइम टू टाइम कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है, टाइम के हिसाब से डायनेमिक है, रिफॉर्म होता है और आगे बढ़ता है।
अब मॉडर्निटी डेवलप इन यूरोप, यूरोप में जो मॉडर्निटी डेवलप हुई वो 5 फेसेस में हुई है। पहला फेस है एज ऑफ एंशियंट, सेकंड फेस है डार्क एजेस, थर्ड फेस है रेजिडेंस एंड रिफॉर्म्स, और फोर्थ फेस है 18th सेंचुरी रेवोल्यूशन फेज, जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और वो सब आया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, यूएस में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, और लास्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिफ्थ रेवोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रियल है, जो कि 19th सेंचुरी में आया। अब लास्ट के 2 जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप देखेंगे कि जो इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट आया है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है, और इसको हमने डायरेक्टली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट भी किया। अगर आप प्रियम्बल देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का तो आपको वहाँ पे ये सारे वर्ड्स मिलेंगे। सो दीज आर द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फेज, जो कि 19th सेंचुरी का है। 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और उन्हें प्रोसेस करते थे अपनी फैक्ट्रीज़ में जो यूरोप में स्टेब्लिश थी, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को सेल करते थे। तो एक प्रकार का आर्थिक शोषण होता था भारत का। और इसे किसने बताया था? इसे बताया था हमें दादा भाई नौरोजी ने, जो कि ग्रैंड ओल्ड फादर ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंशियंट पॉल साइंस की बात हो रही है, एंशियंट और एंटिक्विटी की बात हो रही है, ठीक है। तो रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन थे वो जो डेवलप हुए यूरोप में, और उसके बारे में उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी। अब इसमें वेलफेयर की बात होती है, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की बात होती है कि जस्टिस क्या है, इक्वलिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, मॉडर्निटी क्या है। तो ये इन सब चीज़ों की बात होती। तो जो वहाँ पे थिंकर्स थे, जिसमें 2 बड़े थिंकर्स थे, जिसमें एक थे प्लेटो और एक थे सोक्रेटिस। तो प्लेटो ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो हम देखते हैं। प्लेटो ने कॉन्सेप्ट दिया गोल्डन मैन का, सिल्वर मैन का और आयरन मैन का। ये 3 टाइप के मैन बताए उन्होंने। तो ही वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के पक्षधर नहीं थे, काफ़ी क्रिटिक थे। ये कहते थे डेमोक्रेसी मीन्स मॉबोक्रेसी। दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ नंबरों का खेल है। जिसके पास मॉब होगी, जिसके साथ जनता साथ होगी, वो उस हिसाब से एक्शन लेगा, वो सुप्रीम पावर उसके पास लाई करेगी। जैसे असेंबली में जिसके पास भी मेजॉरिटी होती है वो देश का प्रधानमंत्री बनता है, देश का लीडर बनता है, और वो शासन करता है। तो उसी की बात कहते हैं प्लेटो। तो ही वॉज सेइंग, सो गो फॉर द गोल्डन पीपल, फिलोसफर किंग्स। मतलब गोल्डन पीपल जो थे पहले के समय में, जब मोनार्की सिस्टम हुआ करता था, तो जो किंग होते थे उनकी ही फिलॉसफी होती थी, उसके लिए आप जाइए। तो प्लेटो टॉक्स ऑफ 2 काइंड्स ऑफ जस्टिस। अब प्लेटो ने 2 प्रकार के जस्टिस को बताया है। पहला जस्टिस क्या है? पहला जस्टिस है इंडिविजुअल जस्टिस, रोल ऑफ मैन टूवर्ड्स द स्टेट एंड सोसाइटी। मैन का क्या रोल है स्टेट्स और सोसाइटी के लिए, ये इंडिविजुअल जस्टिस में आता है। सेकंड है कलेक्टिव जस्टिस, रोल ऑफ स्टेट्स टूवर्ड्स इंडिविजुअल्स, जो स्टेट का रोल है इंडिविजुअल के प्रति। जैसे फंडामेंटल राइट्स है आज के समय में, आप समझ ही रहे होंगे, और फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब फंडामेंटल राइट में तो जो है स्टेट का जो रोल है वो सारा दिया हुआ है। उसके आगे है प्लेटो टॉक अबाउट इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस, ठीक है। तो वुमेन के लिए 2 टाइप का उन्होंने बताया कि 35 तक हैं तो वो क्या है, रिप्रोडक्टिव रोल है, फैमिली है, चाइल्ड नर्चरिंग है, और आफ्टर 35 है तो उनका वर्क रोल है, आर्मी है, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकती हैं, एनी वोकेशन में जा सकती हैं। अब देखिए गुड स्टेट की बात करते हैं और गुड सिटीजन्स की बात करते हैं। तो एक अच्छा स्टेट और अच्छा सिटीजन क्या होता है? तो बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। उनके बीच एक ट्रांसपेरेंसी हो और कमिटमेंट हो अपना काम करने के प्रति। मतलब स्टेट के जो लॉज बनाए गए हैं वो स्टेट्स निभाए, और जो एक व्यक्ति का कर्तव्य है अपने स्टेट के प्रति वो व्यक्ति निभाए। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एंड दे बोथ आर कमिटेड टू फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। प्लेटो टॉक्ड अबाउट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, कम्युनिज्म, प्राइवेट प्रॉपर्टी, एबल ऑफ ऑल, नो प्राइवेट फैमिली। तो प्लेटो कहते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है दैट इज़ द ईविल ऑफ ऑल, यही सारी समस्याओं का जड़ है। कम्युनिज्म ऑफ वाइफ, एक साथ बहुत सारी वाइफ,
चिल्ड्रन प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट, चिल्ड्रन जो है स्टेट की प्रॉपर्टी। तो जेटर मार्क्स जो थे वो इन थ्योरी से इंस्पायर थे। एरिस्टोटल की बात करते हैं। अब एरिस्टोटल क्या कहते हैं? एरिस्टोटल ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो एंड लिमिटेशन ऑफ द प्लेटो वर्क हाईलाइटेड बाय हिम। कुछ लिमिटेशन जो थी एरिस्टोटल ने प्लेटो के थ्योरी पर लिखी। क्या लिखी? ही सेड मैन इज़ अ परफेक्ट बीइंग व्हेन इज कन्फर्मिंग टू द रूल्स ऑफ लॉ, व्हेन ही इज़ डिवाइडेड ही इज़ द वर्स्ट एनिमल। तो रूल्स ऑफ लॉ जो हैं उनके अंतर्गत जब तक मैन रहता है तब तक तो वो अच्छा काम करता है, लेकिन जैसे ही वो उससे अलग हटता है वो एक वॉस फॉर्म हो जाता है और वो एनिमल से भी वॉस फॉर्म है। सो प्लेटो अनक्वेश्चन फेथ इन वन इंडिविजुअल, फिलोसफर किंग, ही मे बी करप्ट, सो डोंट मेक लॉ सुप्रीम। मतलब लॉ को सुप्रीम बनाइए, इंसान को मत बनाइए, क्योंकि इंसान के पास पावर आएगी तो वो करप्ट हो जाएगा। फिलोसफर किंग्स हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं कि अगर उसके पास पावर्स आएंगी तो वो करप्ट हो सकता है। अब जस्टिस की बात करते हैं। दो प्रकार की जस्टिस बताई इन्होंने, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड करेक्टिव जस्टिस। पहला क्या है? जस्टिस डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पीपल थ्रूआउट द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट। जो स्टेट के डायरेक्शन में जस्टिस मिलता है लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहलाता है। अब इस पर क्या होता है कि जैसे स्टेट कोई रूल्स या लॉ बनाती तो वो सारे सोसाइटी को ध्यान में रख के बनाया जाता, तो दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। करेक्टिव जस्टिस क्या है? पावरफुल पीपल एनरोच ऑन राइट्स ऑफ द पीपल, स्टेट नीड्स टू स्टेप इन, करेक्ट इट, असर्ट राइट ऑफ वीक एंड चेक द पावरफुल। तो चेक और बैलेंसेस का जो काम है, अब पावरफुल पीपल क्या करते हैं? वो एनरोच करते हैं राइट्स ऑफ कॉमन पीपल, जो लोगों का कॉमन राइट्स होता है उसको। अब स्टेट का काम है कि वो स्टेप के लिए आगे बढ़े, उसको करेक्ट करे और राइट्स को प्रिजर्व करे, ताकि जो वीक हैं, जो गरीब लोग हैं या पावरलेस हैं, उनके राइट्स को हार्म ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब गुड गवर्नमेंट की बात होती है तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड गवर्नमेंट। व्हेन वन मैन रूलिंग फॉर वेल बीइंग ऑफ एवरीबडी, मोनार्क, गुड बट इटसेल्फ मोटिव गेट कन्वर्टेड इनटू टायरनी। कह रहे हैं कि जब मैन जो होता है वो वेल बीइंग के लिए काम करता है एवरीडे लाइफ में, ये मोनार्की सिस्टम में, दैट इज़ गुड, बट इफ इट्स सेल्फ मोटिव, जब ये सेल्फ मोटिवेटेड, अदरवाइज ये फिर एक टर्नी हो जाएगा। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग फॉर अ वेल बीइंग ऑफ ऑल, दैट इज द एरिस्टोक्रेसी, बट इफ सेल्फ मोटिवेट इंटरेस्ट बिकम्स ओलिगरेसी। तो ये कह रहे हैं व्हेन, जब ग्रुप के पीपल होते हैं वो वेल बीइंग के लिए, सबके वेल बीइंग के लिए काम करते हैं, तो दैट इज एरिस्टोक्रेसी। बट इफ मोटिव इज सेल्फ इंटरेस्ट, लेकिन जब ये सेल्फ इंटरेस्ट के लिए मोटिव हो, देन इट बिकम्स अ ओलिगरेसी। So motive determines good or bad, not form of the government, so make rule supreme, check motives। ठीक है, मोटिव को जो है वो डिटरमाइन करता है कि वो गलत है या सही है, किसी गवर्नमेंट के फॉर्म को डिफाइन नहीं करता है। इसलिए लॉज को सुप्रीम बनाइए, रूल्स को सुप्रीम बनाइए और मोटिव को चेक करिए। इसके बाद सिटीजनशिप की बात करते हैं। अब सिटीजनशिप क्या है? देखिए, ड्यूटीज़ एंड राइट्स रिस्पेक्टिव टू द स्टेट। ठीक है, कुछ हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए हैं, तो वो कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। एरिस्टोटल सेड सिटीजनशिप राइट्स शुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू द ऑल। एरिस्टोटल का कहना है कि सिटीजनशिप राइट को सभी के लिए नहीं एक्सटेंड किया जा सकता, सभी को नहीं दिया जा सकता। सिटी स्टेट्स वर एक्सपेंडिंग, न्यू पीपल कमिंग इन द न्यू स्टेट। अब बाहर से कुछ लोग माइग्रेट होके आ रहे हैं स्टेट में, तो आप अनलिमिटेड अमाउंट के लिए एक्सटेंड नहीं कर सकते ना, तो सिटीजनशिप राइट जो है वो वहाँ के सिटीजन्स को ही दिया जाएगा, ये बात कर रहे हैं। अब उसमें सबके लिए अलग अलग, पुअर क्लास के लिए, वुमेन के लिए, स्लेव्स के लिए कहा गया। पुअर के लिए क्या कहा? देयर डेप्रिवेशन में क्वेश्चन देयर लॉयल्टी इन डेंजर पब्लिक प्रॉपर्टी, गिव देम स्किल्स एंड जॉब। तो जो पुअर हैं उनकी लॉयल्टी जो है वो खतरे में आ सकती है, डिप्राइव हो सकते हैं वो, और पब्लिक प्रॉपर्टी को इंडेंजर कर सकते हैं। तो उनको क्या है कि आप स्किल्स करिए और उन्हें जॉब प्रोवाइड करिए। वुमेन के लिए क्या है? वुमेन कांट कंट्रोल इमोशंस, कांट हैंडल टफ सिचुएशन, दे आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द लव, कंपैशन, एम्पैथी। तो ये जो बात करते हैं वो कहते हैं कि वुमेन जो हैं
इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और टफ सिचुएशन को हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है. सो दे आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द लव एंड कंपैशन एंड एम्पैथी. स्लेव्स के लिए क्या बोला है? स्लेव्स के लिए बोला है नो पर्सनल फ्रीडम, नो ऑब्लिगेशन टू द स्टेट. मतलब इन्हें जो है पर्सनल फ्रीडम की आवश्यकता नहीं है और दे आर नॉट ऑब्लिगेशन फॉर द स्टेट. बट इट्स जस्ट फॉर द एजुकेशन फॉर द ऑल, स्पेशली फॉर द वुमेन. बट एजुकेशन तो है वो सबको ही मिलनी चाहिए और स्पेशली वुमेन को मिलनी चाहिए. एजुकेशन ऑफ वुमेन इज़ एजुकेट अ नेशन. मतलब अगर आपने वुमेन को एजुकेट किया तो आप एक देश को एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि वुमेन जो होती है फैमिली की बहुत इम्पॉर्टेंट इकाई होती है, फैमिली इंस्टीट्यूशन की. और जब वो एजुकेट होगी तो फिर उसका चिल्ड्रन भी एजुकेट होगा, उसकी जो पूरी फैमिली है वो एजुकेट होगी. तो ये था एरिस्टोटल के बारे में और उनकी फ़िलॉसफी के बारे में. सोक्रेटिस और एरिस्टोटल के बारे में हमने आज पढ़ लिया. इसके आगे और भी कई सारे फ़िलासफ़र हैं, कई थिंकर्स हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, जैसे कार्ल मार्क्स हैं, इमानुएल डुर्कहाइम हैं, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिनको हम आगे स्टडी करते रहेंगे. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहिए. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद.